माँ के आंसू। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है माँ के आंसू। मुकेश ने जैसे ही रचना जी को अपनी जीप से उतारा तो वो अपने घर की तरफ इशारा करने लगी। इंस्पेक्टर मुकेश को उनके इशारे से समझ आ गया था कि यही उनकी बेटी बहू का घर है। रचना जी मुकेश से पहले दौड़कर घर के अंदर पहुंच गई थी। यह देखकर मुकेश की आंखें नम हो गई और वो सोचने लगा कि एक माँ चाहे सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकती। रचना जी मानसिक रूप से बीमार है, जिस कारण उनका बेटा बहू उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ गए थे। घर के अंदर जाकर देखा तो दोनों बेटी बहू अपने ऑफिस के लोगों के साथ पार्टी कर रहे थे। उनकी बेटी के जन्मदिन की पार्टी थी। रचना जी को देखते ही उनका पोता चुपके से वहां आया और दादी दादी कहकर उनके गले से लिपट गया। पोता को दुलार करके वो अचानक ही किसी से बात कर रहे अपने बेटे के गले लगकर रोने लगे। बेटा तो मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था। बेटी बहू दोनों ही रचना जी को वहां देखकर सुन रह गए। पार्टी में मौजूद सभी लोग उनके बेटे बहू को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। पायल की तो अपनी सास को देखकर टूटियां ही चढ़ गई। रचना जी बेटे के चेहरे की तरफ पीठ पर हाथ फिराते हुए बोली, देख तेरी माँ ने बेटा कुछ नहीं खाया, जब तक तू ने भी नहीं खाएगा मैं भी नहीं खाऊंगी। बहुत भूख लगी है बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। चल आज पहले खाना खाते हैं। मोहित ने पत्नी की तरफ देखा। उसने इशारा करके अपनी माँ से दूर करने को कहा तो रोहित ने माँ को दूर फटकार कर मारा, जिस कारण वो लड़खड़ाकर जमीन पे गिर पड़ी। किसी बेटा कह रही हो, मेरी माँ तो कब की मर चुकी है। रचना जी नम आंखों से बोली, बेटा क्यों झूठ बोल रही हो, मैं ही तो तुम्हारी माँ हूँ। मैं भले ही सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन अपने कोख से जन्मे बच्चे को कैसे भूल जाऊँ। रचना जी कहते कहते फूट फूट के रोने लगी, लेकिन बेटा भूत बना खड़ा रहा। पायल बोली, रामू इस बुढ़िया को बाहर निकालो, बेटे का जन्मदिन सारा खराब कर दिया, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग मुँह उठा कर। रामू अपनी बड़ी मालकिन को चुपचाप खड़ा देख रहा था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रचना जी को धक्के मार कर घर से बाहर कर दे। उसकी आंखों से अपनी मालकिन की ऐसी हालत देखकर, सुना नहीं मैंने क्या कहा। पायल रामू पर चिल्लाते हुए बोली, तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ, पहले इस बुढ़िया को देख लूँ। रचना जी के बाल पकड़कर उन्हें बाहर निकालना चाहा तो किसी ने उसकी गाल पर बड़े थप्पड़ों की आवाज़ से सबके होश उड़ गए। सामने अपने हम उम्र की औरत, जिसे पायल ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। कौन हो तुम और तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा। तभी एक और थप्पड़ पायल के गाल पे पड़ा, जिससे वो लड़खड़ा कर मेज पे रखे केक में उसका मुंह डूब गया। पार्टी में मौजूद सभी लोग पायल के पर खिलखिलाकर हंसने लगे। पायल गुस्से में तमतमाते हुए उस औरत की तरफ बढ़ी तो उस औरत ने उसका हाथ थाम लिया। खबरदार, ऐसी गलती करने की सोचना भी मत, वरना बहुत महंगा पड़ जा सकता है। तुम्हें थप्पड़ मारने वाले सारे के बेस में इंस्पेक्टर मुकेश की पत्नी थी, वो जिसे कुछ ही दिनों में रचना जी ने अपनी माँ दिखाई देने लगी थी और जी जान से वो उनकी सेवा करती थी। शर्म नहीं आई अपनी देवी जैसी माँ समान सास में इतना अत्याचार करते हुए, और ऊपर से उनका भारी भरी महफिल में मजाक बनाते हुए। कौन माँ, किसकी माँ, आप किसकी बात कर रही हैं। तभी मुकेश ने अपने मोबाइल से रचना जी के बेटी बहू की पिक्चर रचना जी के साथ दिखाई तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी लोग आश्चर्यचकित नजरों से रचना जी के बेटी बहू को देख रहे थे। पार्टी में कुछ लोग ऐसी भी थे जो रचना जी के बेटी बहू की सच्चाई जानकर उन पर थू कर रही थी। मुकेश बोला, शर्म आनी चाहिए रोहित तुम्हें, जिस माँ ने तुम्हें अकेले पाल पोस कर बड़ा किया। इस माँ का फायदा उठाने के बाद तुमने उसे मानसिक रूप से बीमार घर से बेघर कर दिया। इसी माँ ने कभी बचपन में अगर तुम बीमार हो जाते होगे तो दिन रात एक कर देती होगी, यहाँ तक कि एक पल के लिए भी तुम्हें अपनी आंचल से धरती पे कदम भी नहीं रखने देती होगी, और तुमने आज अपनी माँ की ममता को सहर कर दिया। शर्म आती है मुझे तुझ पर। तभी पायल दमकते हुए बोली, अगर इतनी शर्म आती है तो इस बुढ़िया को हमेशा के लिए अपने घर क्यों नहीं रख लिया, क्यों उठा लाए इस आफत को हमारे पास। दोबारा अच्छा खासा पीछा छूट गया था इस बुढ़िया से।
तभी बेटे ने पास पड़ा डंडा उठाया और 2-3 डंडे पायल को रसीद दिए। बेशरम औरत, तेरे कारण आज मेरी माँ की यह दुर्दशा हुई है कि वो इतना कहकर रोहित घुटनों के बल माँ के आगे धम से गिर पड़ा और फूट फूट के रोने लगा। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का बेबस चेहरा नजर आने लगा था। रोहित की माँ को गांव से शहर लाया था। पापा के जाने के सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो गुमसुम सी रहने लगी थी। यहाँ तक कि वो मानसिक रूप से काफ़ी हद तक बीमार भी हो गई थी। तो एक दिन पायल ने रचना जी से तंग आकर रोहित को अपना फैसला सुना ही दिया था। हे भगवान, ये जी सुनती हो, आकर देखो अपनी माँ के कारण मैं तो तंग आ गई हूँ। या क्या कर दिया माँ जी आपने? अरे यह कमरा आपने सोने के लिए है, ना कि नहाने के लिए। इन्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता, कभी गुसल खाने में जाकर सो जाती है और आज तो हद ही कर दी, कमरे में आकर नहा रही है। इस मुसीबत को कहीं छोड़ क्यों नहीं आती? अगर इतनी ही माँ की सेवा करनी है तो खुद करो, मेरे सर पे ये मुसीबत क्यों डाल दी? अब सुन भी रहे हो या बाहर आकर चिल्लाना पड़ेगा? मेरी फूटी किस्मत साथ है कि जिसे कुछ याद ही नहीं रहता और पति है कि कान में रुई डालकर रहता है। पायल अपने पति रोहित को आवाज़ लगाते हुए कहती है। रोहित बोला, अब क्या हुआ भगवान, क्यों इतना चिल्ला रही हो? पड़ोस तो तुम्हारी आवाज़ ऐसी ही सुन लेते हैं, अब उनसे छुपा ही क्या है? अब क्या कर दिया माँ ने जो उसके लिए भी तुम मुझे सुना रही हो? अरे माँ, तुम भी एक जगह बैठ नहीं जाता, तंग आ गया हूँ मैं। अब तुम्हारे इस भूलने की बीमारी से मेरा पूरा जीवन उलट पुलट कर दिया। पायल बोली, बोल तो ऐसे रहे हो अपनी माँ से जैसे वो तुम्हारी सारी बात समझ रही है। मैं तंग आ गई हूँ। अरे कोई छोटा खाने पीने की चीज़ों को इधर से उधर करे तो साफ भी किया जा सकता है, पर तुम्हारी माँ का क्या, सब मैं नहीं कर पाऊँगी। पहले ही कहा रह देती हूँ, आज कमरे में नहा रही है, कल को कहीं रसोई घर में जाकर छी छी सोच भी मुझे उल्टी आ रही है। मैं कह रही हूँ कुछ न कुछ उपाय कर लो, वरना मैं बेटे को अपने लेकर मायके चली जाऊंगी, फिर रहना दोनों माँ बेटी अकेले। रोहित बोला, तुम्हें घर के मालिक बनने का शौक था, तभी तो घर के 10 कप चाहिए थे और तभी मैं माँ को यहाँ लेकर आया था। अच्छा होता या गांव में ही रहती, अगल बगल वाले कोई भी 2 रोटी दे जाते, कम से कम दिन रात तुमसे मुझे नहीं सुननी पड़ती। पायल बोली, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मकान में अपनी छाती पर लेकर जाऊंगी। अरे बुर्बक इंसान, तो अच्छा हुआ इन्होंने मकान के कागज पर दस्तखत कर दिए, वरना तो इन्हें अपना याद ही नहीं रहता। अब जब दस्तखत ही हो गए हैं तो इन्हें गांव वापस क्यों नहीं छोड़ आते हो? क्यों यहीं बिठा कर रखा है? कोई जवाब तुम्हारे पास है? कैसे मुंह में दही जमा कर बैठे और कुछ कहते क्यों नहीं? रोहित बोला, कहना आसान है पर करना उतना ही मुश्किल। अब अगर गांव में जाकर छोड़ आऊँगा तो गांव वाले मेरा जीना हराम कर देंगे। तुम समझते क्यों नहीं हो? ठहर जाओ, कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। इतना कहकर रोहित अपनी माँ को पकड़कर बाहर एक कोने में जाकर बैठा दिया। रोहित की माँ रचना जी के पति की मृत्यु ने उन्हें गहरा सदमा लगा था, जिसके कारण धीरे धीरे वो सब भूलने लगी। बस उन्हें बेटे का नाम याद था जो दिन रात वो डरती रहती थी। रचना जी के पति आनंद बाबू सरकारी दफ्तर में कर्मचारी थे। बड़ी मेहनत करके उन्होंने बेटे को पढ़ाया लिखाया, रिटायरमेंट के पैसे मिले तो शहर में एक घर बनवाया जो कि रचना जी के नाम पर था। पेंशन उन्हें मिलती नहीं था। गांव में थोड़ी बहुत जो जमीन थी उसे बेचकर उन्होंने सारे पैसे बैंक में रख दिए। जो ही थोड़े बहुत पैसे आते थे उससे पति पत्नी दोनों का खर्चा निकल आता था। बरसात का समय था। आनंद बाबू टहलते टहलते खेत की तरफ चले गए, लेकिन अचानक मौसम खराब हुआ। चारों तरफ बिजली कड़कने लगी और तभी एक बिजली आनंद बाबू पर गिरी थी, जिससे उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। उनकी ऐसी मौत की खबर सुनते ही रचना जी मानो सदमे में चली गई थी। कुछ वक्त बाद पत्नी के सुझाव पर रोहित अपनी माँ को शहर ले आया था ताकि घर के कागजात पे उनके दस्तखत करवा सके। जैसे समय बीतता गया रचना जी की स्थिति खराब होती गई, जिसके कारण रोहित और पायल परेशान रहने लगे। रोहित का बेटा बिट्टू, जिसे अपनी दादी से बड़ा लगाव था, पर दादी तो उसे थोड़ा बहुत ही पहचान पाती थी, पर ममता औरत के अंदर कभी मरती नहीं है। रचना जी के अंदर भी कहीं न कहीं छुपी हुई थी।
जब भी वो अपने बेटे को देखती तो कहीं ना कहीं उसमें उन्हें अपने रोहित के बचपन की परछाई पाती थी। रोहित अपनी माँ की परेशानियों से इतना परेशान नहीं था जितना कि अपनी पत्नी के चिल्लाने से परेशान हो जाता था। इन्हीं सब परेशानियों के कारण रोहित एक दिन सुबह सुबह अपनी माँ को अपने साथ कहीं ले गया। फिर शहर के दूसरे छोर पे एक बड़ा सा मंदिर था। वहाँ माँ को अपने साथ ले जाकर एक कोने में बैठाया और बोला, माँ नहीं बैठने रहना, मैं जब तक ना आ जाऊँ कहीं मत जाना, मैं अभी लौट कर आता हूँ। इतना कहकर रोहित वहाँ से अपने घर चला आया। बेचारी रचना जी भूखी प्यासी मंदिर के एक कोने में बैठी रही। घंटों बाद आने वाले भक्तों में से किसी ने कभी प्रसाद दिया तो कभी किसी ने पानी दिया और उसे खाकर रचना जी अपना पेट भर लेती थी। वो चुपचाप कोने में बैठी बस रोहित की राह लगाए रहती। आखिर बेचारी माँ करते भी क्या, बेटे के सिवा और कुछ याद भी तो नहीं था। देखते ही देखते दोपहर हो गई, परंतु रचना जी की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं था। आखिरकार पुजारी जी उनके पास आए और पूछे, माता जी कहाँ से आई हो? रचना जी बस रोहित रोहित इतना ही कहती, क्योंकि वो कुछ भी बताने में असमर्थ थे। पुजारी जी ने शाम तक इंतजार किया। जब कोई रचना जी की खबर लेने नहीं आया तो पुजारी जी ने हार कर पुलिस को खबर कर दी। इधर रोहित अकेले जब घर आया, पायल उसे देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, जीवन में यह दूसरी बार आपने कोई अच्छा काम किया है। रोहित आश्चर्य से उसे देखा और बोला, पहले अच्छा काम कौन सा किया था? पायल बोली, अपनी माँ को यहाँ लाकर और घर के कागजात पर दस्तखत करवा कर, और अब उन्हें कहीं दूर छोड़कर आपने अच्छा काम किया है। इसलिए लोग कहते हैं पत्नी की बातों पर ध्यान दिया करो, फायदा ही फायदा होता है। अब जाइए हाथ मुँह धो लीजिए, मैं आपके लिए आज हलवा बनाऊंगी, आपने मुझे खुश कर दिया। इतना कहकर मुस्कुराते हुए पायल रसोई में चली गई। मंदिर में पुलिस आई तो भगदड़ बैठ गई। लोगों ने कारण पूछा और जब कारण पंडित जी ने से पता चला तो सब कहते हैं, हे भगवान कैसा कलयुग आ गया है। एक माँ अपनी बच्ची को 9 महीने गर्भ में रखती है पर कभी भी उसे बोझ नहीं समझती है और ना ही कभी थकती है। और आजकल के बच्चे अपनी माँ को इस तरह से मंदिर में छोड़ जाते हैं। क्या वे यह नहीं सोच सकते कि आखिर बुढ़ापा उन पे भी आएगा? पंडित जी रचना जी को हाथ जोड़कर बोले, माता जी अगर मैं आपकी सेवा कर सकता तो आपको रख लेता, परंतु मेरे ही कोई ठिकाना नहीं है तो आपकी सेवा मैं कैसे कर पाऊंगा? या पुलिस महोदय आपको अपने साथ ले जाएंगे और आपके परिवार तक छोड़ आएंगे। रचना जी बस रोहित रोहित कहकर पुलिस वालों के साथ चली आई। पुजारी जी बोले, सच कहा माता जी, अब गोविंद जी आप पर क्या दया रख दिखाएंगे? पुलिस वाले रचना जी को थाने लेकर आ गए। रचना जी वो तो कुछ बताने लायक ही नहीं थी, बस बेटे का नाम ही ले रही थी। इंस्पेक्टर मुकेश ने सोचे विचार कर सोशल मीडिया का सहारा लिया। उसे लगा जब सोशल मीडिया पे इतने लोग मनोरंजन करते हैं तो क्या इस बूढ़ी अम्मा की खबर उसके घर तक नहीं पहुंच सकते? यही सोचकर मुकेश ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और रचना जी का एक वीडियो बनाकर शेयर कर दिया। थोड़ी देर बाद मुकेश ने उन्हें चाय बिस्किट दी। रचना जी इशारे से कुछ खाने को मांगे तो मुकेश पुलिस वालों को बोला, इनके लिए रोटी सब्जी लेकर आओ। खाना देखकर रचना जी खाने पे ऐसी टूट पड़ी मानो कितने दिनों से भूखी हो। फिर उन्होंने भर पेट खाना खाया। फिर उन्हें दूध दिया गया तो वो बड़े में प्रसन्नता से दूध पी और वहीं कोने में एक छोटे बच्चे की तरह सुकून कर सो गई। न जाने इंस्पेक्टर मुकेश के दिमाग में क्या आया। वो अपने अधिकारियों से पूछकर रचना जी को अपने घर ले गया। मुकेश की पत्नी खुशी बहुत शांत स्वभाव की थी। रचना जी को देखकर वो समझ गई कि फिर उसके पति किसी परेशान को अपने घर ले आए हैं। मुकेश ने जब पूरी घटना बताई तो खुशी बोली, कोई बात नहीं, जब तक इनके घर वाले नहीं मिल जाते या हमारे साथ रह सकते हैं। मुकेश बोले, तुम्हारे अंदर कितनी ममता छुपी है, कोई अपनी माँ बाप को अपने साथ नहीं रख सकता और तुम हो कि पराई को भी अपना मान लेती हो। खुशी बोली, किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। मेरे माता पिता ने मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ गए थे क्योंकि मैं उनके लिए बोझ थी। कुछ लोग होते हैं जो बेटी को बोझ मानते हैं, इसलिए तो नवजात बच्चों को कभी गटर में तो कभी मंदिर की सीढ़ियों पे पाए जाते हैं। वो तो भला हो अनाथालय वालों का जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया
फिर आप मेरे जीवन में आए। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मुकेश बोला, खुशी, इस दुनिया में जहाँ बुरे लोग होते हैं वहीं अच्छे लोग भी होते हैं, तभी तो संसार का संतुलन बना हुआ है, वरना तो इस संसार का अंत कब का हो चुका होता। मैं भी तो अनाथ था, पर मुझे किसी का सहारा मिला और आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। चलो मैं ड्यूटी पे जाता हूँ, तुम इनका ध्यान रखना। करीब 3 दिन हो गए थे। खुशी रचना जी का बहुत ख्याल रख रही थी और रचना जी अपने घर में भूले बस कोई न कोई चुटती कर देती थी। यहाँ उन्हें न जाने क्या प्यार मिला जो चुपचाप एक ही बिछौने पे बैठी रहती। जब नेहा उन्हें खाना खिलाती तो मुस्कुराती और रोहित का नाम लेती, पर कभी भी कोई तोड़फोड़ नहीं करती थी। चौथे दिन इंस्पेक्टर मुकेश को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन किया और रचना जी की पहचान बताई। मुकेश रचना जी को लेकर थाने जाने लगा तो खुशी को बहुत दुख हुआ, पर उसे इस बात की खुशी थी कि रचना जी को उनका परिवार मिल गया है। ये सोशल मीडिया की दुनिया भी बड़ी अनोखी है। अच्छा हो या बुरा, अगर लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाए तो छोटी से छोटी खबर को विचार बनते देर नहीं लगती। रचना जी का भी वीडियो धीरे धीरे वायरल होने लगा। न जाने किसकी नज़र में रचना जी आई, उसने उन्हें पहचान भी लिया और वीडियो में दिए गए नंबर पर उसने तुरंत फ़ोन करके उनके घर का पता भी बता दिया। इंस्पेक्टर मुकेश ने बिना देर किए रचना जी को अपने साथ पुलिस जीप में बैठाया। उनके घर पहुंचते ही घर का नज़ारा इंस्पेक्टर साहब को बड़ा ही अजीब लगा। करीब 7 से 8 साल का एक बच्चा जो दादी दादी कहकर चिल्ला रहा था और एक महिला उसे कभी चॉकलेट तो कभी आइसक्रीम देकर चुप करवा रही थी। शायद उनके बेटे की जन्मदिन पार्टी थी और वहीं खड़ा व्यक्ति अपना सर पकड़कर परेशान हो रहा था। इंस्पेक्टर मुकेश रचना जी को लेकर आगे बढ़ा। जैसे ही बच्चे ने रचना जी को देखा तो दादी दादी कहकर उनसे लिपट गया। वहीं पायल रचना जी को देखकर क्रोध से आवाज बुखला रही थी और नफरत भरी निगाहों से उन्हें देख रही थी। रचना जी की वापसी मानो उसकी सोच से परी थी। वह यह नहीं मन सोच रही थी कि वो वापस लौट कैसी आई है। इंस्पेक्टर मुकेश ने पहले रोहित को खूब डांट लगाई। रोहित सर झुकाए खड़ा था। जब इंस्पेक्टर मुकेश चिल्लाते हुए बोले रोहित की तरफ लपका तो रचना जी इंस्पेक्टर मुकेश पर चिल्लाने लगी। रोहित कह कर रोहित को अपने सीने से लगा लिया, मानो अपने बच्चे को किसी गैर से बचा रही हो। इंस्पेक्टर मुकेश ने कहा, शर्म करो, सोचो इस माँ की अवस्था जिसे तुम्हारे सिवा कुछ याद ही नहीं है। इन्हें यह लग रहा है कि हम तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे, ये तुम्हें हमसे ही बचा रही है। अरे शर्म नहीं आई तुम्हें यह हरकत करते हुए? आखिर तुमने ये सब क्यों किया? इंस्पेक्टर रोहित की कड़क आवाज़ और शक्ति देखकर रोहित ने सारी सच्चाई उगल दी। रोहित ने कहा, अपने फ्लैट को अपने नाम पर करवाने के लिए मैं माँ को गांव से शहर लेकर आया था, परंतु मेरी पत्नी मेरी माँ से परेशान हो चुकी थी। अपनी पत्नी की परेशानियों को दूर करने के लिए मैं माँ को मंदिर के कोने में छोड़ आया था। उनकी भूलने की बीमारी के कारण मुझे यकीन था कि वो घर तक कभी पहुँच नहीं सकती है। इंस्पेक्टर मुकेश बोले, देख लो, तुम्हारी माँ है जो तुमसे इतना प्यार करती है और तुम हो कि माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारी माँ के लिए कितना तड़प रहा है। या मुझे तो दिख रहा है, क्या तुम पति पत्नी को यह तुम्हें दिख नहीं पाया? कैसे निर्दयी हो तुम। दादी के सीने से लगता बिट्टू को देख रोहित को अपने किए पे शर्म आ रही थी, क्योंकि दादी के गम में बिट्टू कुछ भी खाता पीता नहीं था। 3-4 दिन से लड़का बस रोए जा रहा था, पर इसकी फिक्र पायल को बिल्कुल भी नहीं थी। तभी तो वो नींद में ही बिट्टू को कुछ न कुछ पिला देती थी और सुबह होते उसे समझाने की कोशिश करती थी। जैसे ही रोहित ने दूध का गिलास दादी के हाथ में पकड़ा, बिट्टू ने पूरा का पूरा गिलास एक सांस में पी लिया। यह देखकर इंस्पेक्टर मुकेश हैरान हो गया और बोला, देखो इस मासूम से बच्चे को, ये तुम्हारी माँ की ममता को पहचानता है, पर तुम अपनी माँ की ममता नहीं पहचान पाए। इंस्पेक्टर मुकेश ने पायल को कहा, अगर इसके बाद कभी भी इस तरह की घटना हुई तो मैं तुम्हें भी जेल में डालने से पीछे नहीं हटूंगा। इंस्पेक्टर मुकेश रोहित से बोले, अरे यार, तू दूसरे घर से आई है,
तुम्हारी माँ का दर्द शायद ये महसूस नहीं कर पाए हो, पर तुम्हें तो अपनी माँ का दर्द महसूस होना चाहिए। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर इस लायक किया, आज वो इस स्थिति में अपनी मर्जी से नहीं आई है, बल्कि परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है कि उनकी सोचने समझने की शक्ति चली गई है। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इनका ध्यान रखो। अभी तो मैं तुम दोनों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ, और अगर तुम दोनों ने इनका ख्याल नहीं रखा तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना। तुम दोनों ऐसा करो, अपना अपना नंबर मुझे दे दो और दिन में एक बार मुझे रचना जी से ज़रूर बात करवाना, वरना तुम दोनों की खैर नहीं होगी। इतना कहकर इंस्पेक्टर मुकेश ने दोनों का नंबर लिया। रोहित हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर मुकेश से बोले, अपने किए पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपको वादा करता हूँ मैं अपनी माँ का पूरा ख्याल रखूँगा, कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर मुकेश बोली, माँ की भूलने की बीमारी चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, लेकिन उसने भी तुम्हारे लिए एक अच्छी है कि वो तुम्हारे बुरे किए गए व्यवहार याद नहीं रखती। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर रोहित के मन को अंदर तक भेद गई। वो माँ के गले लगकर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, आपने मेरी उंगली पकड़ कर मुझे चलना सिखाया और मैं आपका हाथ पकड़ कर आपको मंदिर में छोड़ आया। इतना कहकर रोहित फूट फूट के रो रहा था और रचना जी अपने आंचल से अपने उसके आंसू को पोंछती रहती। चुप हो जा रोहित, चुप हो जा। अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने पायल को समझाया, पायल, आज हमारा बच्चा हमें यह सब करते देख रहा है। भगवान न करे कल को अगर तुम्हारी ऐसी अवस्था हो गई और बेटू तुम्हें कहीं दूर छोड़ आएगा तो ज़रूरत नहीं कि तुम्हें भी ऐसा भला इंस्पेक्टर मिलेगा और तुम्हें वो मेरे पास वापस लेकर आएगा। पायल सोच कर ही घबरा उठी और उसे एहसास हुआ कि वह अपने सास के साथ कितना बड़ा पाप कर रही थी। फिर इंस्पेक्टर हर रोज़ फ़ोन करते रचना जी की खबर लेता। रोहित ने डॉक्टर से माँ को दिखाया तो उनकी हालात में थोड़ी बहुत सुधार आई। महीने में एक बार मुकेश खुशी के साथ आकर रचना जी से मिलते थे। अब धीरे धीरे दोनों परिवारों में अच्छी बनने लगी थी, परंतु आज भी पायल अपनी ही नज़रों में खुद को अपराधी मानती थी, क्योंकि कहीं न कहीं इन सभी विवादों की जड़ वही थी। पर अंत भला तो सब भला। दोस्तों, जब आप अपने माता पिता के साथ कुछ भी अपराध करते हैं तो दिमाग के एक कोने में ज़रूर रखना कि एक न एक दिन आपको भी इस अवस्था से गुजरना है और वही सब भोगना होगा। तब शायद आप खुद को ऐसे पाप करने से रोक पाओगे। तो दोस्तों, आप सब इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।